वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? न्यूयॉर्क सिटी 1922। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दो समाजशास्त्रियों विलियम ऑकबर्न और डोरथी थॉमस ने एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस जर्नल में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था क्या आविष्कार अवश्यंभावी है। उस लेख में उन्होंने 148 ऐसे आविष्कारों की चर्चा की थी जिन्हें दो या दो से ज्यादा लोगों ने एक ही वक्त पर किया, जबकि उन्हें एक दूसरे के काम की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने एक ही वक्त पर वो अनोखी खोज कर दी या एक अलग और नई थ्योरी दे दी। आखिर ये कैसे संभव है कि दो अलग अलग महाद्वीपों पर रहने वाले अलग अलग संस्कृति के लोग एक ही वक्त पर एक ही बात सोचें? लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि रिलेटिविटी का सिद्धांत उन्हें एक झटके में मिला था। वो अचानक ही उनके दिमाग में आ गया। आइंस्टाइन ने सापेक्षता की खोज की और करीब करीब उसी वक्त फ्रांस के एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ने भी उसकी खोज कर ली जिनका नाम था पॉइंकेयर। रेडियो की खोज भी निकोला टेस्ला के साथ साथ गुग्लियामो मार्कोनी ने भी एक ही वक्त पर की थी। इसके अलावा टेलीफोन की खोज भी दो लोगों ने एक ही समय पर की। इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश इंजीनियर सर फ्रैंक विटल और एक जर्मन फिजिसिस्ट हांस वान ओहेर दोनों ने एक ही वक्त पर पहले जेट इंजन की खोज की। उनके डिजाइन्स भी काफी मिलते जुलते थे, जबकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें पता भी नहीं था कि दूसरा क्या कर रहा है। हाल ही में एक और बहुत बड़ी खोज दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने की, जबकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर भी थे, फिर भी दोनों ने इस बात की खोज की थी कि न्यूट्रिनोज में भार होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर ये कहा जा सकता है कि दोनों वैज्ञानिक उस आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़े थे। पूरी दुनिया में एक ही वक्त पर एक ही जैसी खोजें की गई हैं, जबकि वो लोग एक दूसरे से जुड़े भी नहीं थे, ना ही एक दूसरे को जानते ही थे। इसके बावजूद उन्होंने दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में एक जैसी खोजें कर दी। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है। इससे तो यही लगता है कि हमें भी उस अनजान दुनिया से जानकारी मिलती है। हो सकता है कि हम जो भी नई खोज करना चाहते हैं वो पहले से ही एक कमरे में रखी हुई हो। ऐसा नहीं है कि वो जानकारी मौजूद नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि उस जानकारी को देख सके। ये तो हम जानते ही हैं कि हम सभी एक वेवलेंथ पर नहीं हैं, न तो हमारा विकास ही एक साथ हुआ है। इससे यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोग हुए हैं जो उस जानकारी तक पहुंच सकें। इसका असर हमें रेनेसांस काल में भी नजर आता है, जैसे कि दूरबीन की खोज या इंद्रधनुष के रंगों की पहचान या फिर मूल केमिस्ट्री का ज्ञान, विकासवाद का सिद्धांत। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मानते हैं कि लोगों के पास एक खास वक्त पर एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी थी और उनके सामने वो औजार रखे थे जिनसे वो नई खोज कर सकें। मगर इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि आखिर कई मामलों में वो खोजें एक ही वक्त पर कैसे हुई। हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते, शायद परग्रही जानकारी के उस क्षेत्र में नए नए विचार डाल रहे हों, वैसे ही जैसे हम आज क्लाउड में कुछ अपलोड करते हैं। इतिहास के एक बड़े महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ने भी कई बड़े ही दिलचस्प बयान दिए थे और उनकी बातों से लगता है कि वो भी शायद परग्रहियों के प्रभाव में थे। जानकारी के उस परग्रही क्षेत्र के टेस्ला को आज की बिजली की बुनियाद ऑल्टरनेटिंग करंट की खोज करने वाला माना जाता है। अपनी जीवनी में टेस्ला ने उस दिन की चर्चा की है जब उन्हें ऑल्टरनेटिंग करंट साधने का उपाय सूझा था। उसके ठीक पहले उन्हें बहुत तेज फ्लू हो गया था, मगर उन्हें लग रहा था
कि वो अपने माथे से उस रोशनी को देख सकते हैं, और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें दूसरे स्रोतों से भी जानकारियां मिलती हैं, और जब वो दूसरा स्रोत उनकी चेतना में आया तब उनकी खोज ने दुनिया बदल दी। टेस्ला मानते हैं कि हम रिसीवर्स हैं और वो तरंगे बाहर से आती हैं जिनके आधार पर हम काम करते हैं। वो ये नहीं मानते थे कि इस तरह की बातें सपनों में या आंतरिक दृष्टि से नजर आती हैं। उनका मानना था कि हम खुद को चला सकने वाले रोबोट्स जैसे हैं। ऐसा लगता है कि इतिहास के उस वक्त पर टेस्ला को जितनी जानकारियां मिली उतनी उस दौर में किसी और को नहीं मिल पाई थी। हो सकता है कि ये उस आकाशिक फील्ड के बाहरी प्रभाव का ही नतीजा हो कि हम एक ऐसे रास्ते पर चलने लगे जो हमें एक खास वक्त में टेक्नोलॉजी के एक खास स्तर तक पहुंचा दे। तो क्या वो महान आविष्कारक इतने बड़े जीनियस इसलिए बन पाए कि वो जानकारी की उस दूसरी दुनिया में देख सकते थे? अगर प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की ये बात सही हो कि जानकारी के उस क्षेत्र में पड़ रही नई नई जानकारियां अपलोड करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान एक पहले से तय रास्ते पर चल रहा है? और अगर ऐसा है तो हम कहां जा रहे हैं? क्या यह संभव है कि आकाशिक रिकॉर्ड में एक स्क्रिप्ट भी है, एक खगोलीय कंप्यूटर कोड की तरह, और हम इंसान उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं? शायद इसका जवाब हमें उन सबूतों की जांच से मिल सके जिनकी खोज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने की थी और बताया था कि ब्रह्मांड के ताने बाने के हर रेशे में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समाई है। सोफिया बुल्गारिया। 1996 में उनकी मौत के बाद 20वीं सदी की पैगंबर मानी जाने वाली बाबा वांगा के घर को एक म्यूजियम बना दिया गया ताकि उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने वहां आ सके। अपने जीवन काल में उस नेत्रहीन महिला ने लाखों ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो ऐसी घटनाओं से जुड़ी थीं जिनसे दुनिया को, मानव जाति को नुकसान हो सकता था, और वो घटनाएं सदियों बाद की ही नहीं, कई हजार साल बाद तक की थी। अगर हम बाबा वांगा की भविष्यवाणियों को देखें तो वो समकालीन विज्ञान कथा फिल्मों जैसी लगती हैं। अपने भाषणों में बाबा वांगा ने कई बार कहा कि दुनिया में कई बार बदलाव आएंगे, उसका उत्थान होगा और फिर पतन भी होगा, मगर जब परग्रही इंसानों के संपर्क में आएंगे तब एक संतुलन बन जाएगा। उन्होंने कहा था, हम उसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आसमान में कई यान मंडरा रहे हैं। आमतौर पर एक साथ 3-3 यान उड़ते हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि एक बड़ी घटना के लिए तैयार हो जाओ, मगर वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो घटना कौन सी है। बाबा वांगा बड़ी अनोखी भविष्यवक्ता थीं जो इंसान का भविष्य अंतरिक्ष में देखती थीं। वो मानती थीं कि इंसान एक दिन अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा और परग्रहियों के संपर्क में आएगा, और उन्होंने दावा किया था कि अगले 200 साल में ऐसा हो जाएगा। बाबा वांगा की भविष्यवाणी थी कि सन 2130 तक इंसान समंदर की गहराइयों में परग्रहियों की मदद से अपनी बस्तियां बसा लेगा, और वो ये नई सभ्यता बसाने में हमारी पूरी मदद भी करेंगे। सन 2183 तक इंसान मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसा लेगा, और फिर उस बस्ती में विद्रोह होगा जिससे वहां परमाणु युद्ध भी हो सकता है। सन 2221 तक मानव सभ्यता परग्रहियों की तलाश में एक बड़ी ही डरावनी जानकारी से रूबरू होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बात का मतलब क्या है। तो क्या हम उस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे किसी तरह से बाबा वांगा ने देखा था, उस भविष्य की तरफ जो आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा है? मार्च 2017 अमेरिकन कांग्रेस ने नासा ऑथराइजेशन एक्ट पास कर दिया और 2033 तक उसे मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने की अनुमति दे दी। इस अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों ने फौरन एक विस्तृत योजना बना ली और बताया कि वो इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। नासा मिशन के प्लान्स के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चीन, संयुक्त अरब अमीरात,
और भारत भी अगले कुछ सालों में उस ग्रह पर अपने ऑर्बिटर्स भेजने की तैयारी करने लगे। इसके अलावा मार्स वन, स्पेस एक्स और बोइंग जैसी निजी कंपनियां भी अगले 10 साल में उस लाल ग्रह पर अपनी अपनी बस्ती बसाने की तैयारी करने लगी। अभी बहुत सारे देशों और प्राइवेट कंपनीज के बीच मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसाने की होड़ सी लगी है। लेकिन ये आखिर हो क्या रहा है? मानव सभ्यता के एक महान दूरदर्शी इलॉन मस्क ने उन समस्याओं का अंदाजा लगा लिया था। उनका कहना है कि मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की कोशिश असल में मानव सभ्यता के लिए एक बैकअप प्लान तैयार करना है। इस बात की भी संभावना बहुत ज्यादा है कि एक ऐसा संगठित प्रयास किया जा रहा है जिससे इंसान का ज्ञान एक खास नतीजे की तरफ जाए। हमारा दिमाग शायद उस आकाशिक रिकॉर्ड के लिए एक टर्निंग फोर्क या एंटीना का काम करता है और उन्हें ये खास निर्देश दिए गए हैं कि तुम्हें बस इसी दिशा में जाना है। हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। हम अंतरिक्ष की सैर करने वाले इंसान बनने वाले हैं और अब दूसरे ग्रहों पर भी हमारी सभ्यताएं पहुंचने लगी हैं। ये भी एक मौलिक खोज जैसा ही है, क्योंकि अब दुनिया भर के लोग मंगल ग्रह पर जाने को बेताब हो गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जानकारी हम इंसानों के पास इसलिए भेजी गई हो कि हम लोग आगे बढ़ सकें? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि अगर हमने मंगल ग्रह पर बस्ती बसा ली तो अपने ही अतीत को दोहराएंगे। डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग ने 2014 में जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी के लिए अपने एक लेख में लिखा कि बाबा वांगा ने मंगल ग्रह पर जिस परमाणु घटना की बात कही है वो एक बार पहले भी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि कभी मंगल ग्रह पर एक विनाशकारी परमाणु हमला हुआ था। 2 बड़े ही खतरनाक परमाणु हथियारों का मंगल ग्रह की सतह पर विस्फोट हुआ था जिन्हें अंतरिक्ष से गिराया गया था। मैंने इसके बारे में पहले कहा था कि वो शायद एक कुदरती न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसमें विस्फोट हो गया था, लेकिन जब मैंने कई और वैज्ञानिकों से बात की तो उन्होंने कहा कि ज़ीनॉन स्पेक्ट्रम गलत है। वो एक खास हथियार था। उस परमाणु विस्फोट की कोई कुदरती वजह नहीं थी। सबूतों से यही लगता है कि हमारे अतीत में काफी पहले मंगल ग्रह पर एक परमाणु युद्ध हो चुका है। इससे यह भी पता चलता है कि मानव सभ्यता से जुड़ी घटनाएं बार बार होती रहती हैं और हम वहां वापस जाकर अपने कदमों के निशान ढूंढते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान पहले ही हो चुका है, और अगर ये बात सही है तो हम एक ऐसे सिस्टम को देख रहे हैं जो खुद को बार बार दोहराता है और ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट जैसा लगता है, एक कंप्यूटर कोड जैसा। इससे ये बात भी समझ में आती है कि हमें उस जानकारी से ही निर्देश मिल रहे हैं, वही हमारे व्यवहार को निर्देश दे रही है। मुझे तो ये भविष्यवाणियां ऐसी लगती हैं जिनके जरिए लोग उस भविष्य की तरफ जा रहे हैं जो कुछ मायनों में हमारा अतीत था। ऐसा लगता है जैसे ये सब एक विशाल खगोलीय स्क्रिप्ट का हिस्सा है और हम उसी का पालन कर रहे हैं, और कोई ऐसी परग्रही शक्ति है जो चाहती है कि हम उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक चलते रहें। क्या यह संभव है कि आकाशिक रिकॉर्ड में एक स्क्रिप्ट भी है, एक खगोलीय कंप्यूटर कोड की तरह, और हम इंसान उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं? शायद इसका जवाब हमें उन सबूतों की जांच से मिल सके जिनकी खोज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने की थी और बताया था कि ब्रह्मांड के ताने बाने के हर रेशे में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समाई है। अगर ब्रह्मांड के हर रेशे में वो कंप्यूटर कोड समाया है तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उसे वहां किसी परग्रही सभ्यता ने डाला होगा, या शायद वो इंसान की ही एक प्राचीन प्रजाति रही हो? कॉलेज पार्क, मैरीलैंड, 2008। मशहूर फिजिसिस्ट और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस जेम्स गेट्स जूनियर ने एक साझा लेख लिखा था और इस बात की घोषणा की थी
कि उन्हें ब्रह्मांड के ताने बाने को बताने वाले समीकरणों के रेशे में एक खास कंप्यूटर कोड मिला है। चूंकि ये एरर करेक्टिंग कोड्स उन सर्च इंजिन्स की समझ में नहीं आ रहे जिनसे हमारे कंप्यूटर्स चलते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारा ब्रह्मांड ही स्वभाव से डिजिटल है। प्रोफेसर गेट्स ने अपनी स्ट्रिंग थ्योरीज में उस कंप्यूटर कोड की खोज की थी और इस बात ने मुझे चौंका दिया था क्योंकि उनका कहना था कि एक कोड है। हमारे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाले कोड हमारी वास्तविकता की मूल बनावट में है। इसका मतलब हुआ कि हमारी हकीकत भी डिजिटल है। हम जो भी अनुभव करते हैं वो उसी कोड पर आधारित है। उन्हें ब्रह्मांड के अंदर कंप्यूटर एल्गोरिदम्स मिले हैं, 0 और 1 का वो कोड जो इस बात का सबूत है कि जानकारी का वो क्षेत्र या क्लाउड सिर्फ एक विचार भर नहीं है, बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है। और उस आकाशिक रिकॉर्ड के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, इसके बारे में तो मैं भी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूं। अगर ब्रह्मांड के हर रेशे में वो कंप्यूटर कोड समाया है, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उसे वहां किसी परग्रही सभ्यता ने डाला होगा, या शायद वो इंसान की ही एक प्राचीन प्रजाति रही हो। और अब हमने क्लाउड बनाकर एक नया आकाशिक रिकॉर्ड बना लिया हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ था, तो क्या आज हम उस पहले से लिखी हुई एक खगोलीय स्क्रिप्ट का पालन कर रहे हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद एक अदृश्य दुनिया में समाई है? क्या हमारी अपनी मर्जी चलती है या हम जो कर रहे हैं वो पहले से तय है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर हम ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं तो फिर सिर्फ एक बायोलॉजिकल रोबोट भर बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के स्वभाव को समझ लेते हैं तो हम कुछ हद तक अपनी मर्जी से वही काम कर सकते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझ लिया है। अब हम उसके आगे जा रहे हैं। हमें उस दरवाजे की चाबी मिल चुकी है और ये दरवाजा हमें एक नई दुनिया में या एक नई हकीकत तक ले जा सकता है। अब हम उस स्तर पर विकसित हो चुके हैं जहां उन सीक्रेट्स, कोड्स और पैटर्न्स को समझ सकें जो हमेशा से इस दुनिया में थे। ये बात दिमाग हिला देने वाली तो है, मगर हमें सचेत भी करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मानव सभ्यता को उस तरफ ले जा रही है जहां ये पता लग सकता है कि हम कौन हैं, हमारी हकीकत क्या है, एक प्रजाति के रूप में दुनिया में हमारे रहने का मकसद क्या है। क्या सचमुच कोई ऐसा भंडार है जिसके अंदर ब्रह्मांड का सारा ज्ञान संरक्षित है, भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान? और अगर है, तो क्या हमारी हाल की वो खोज जिसे हम क्लाउड कहते हैं, वो हमें असीम संभावनाओं से भरे भविष्य तक पहुंचा सकता है? हो सकता है कि जब हम उस आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर झांकें तो ये पता लगे कि हम तो उस प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं जो लाखों साल पहले बनाया गया था। एक ऐसा प्रोग्राम जो हमें हमारी आखिरी मंजिल या दूसरी दुनियाओं तक पहुंचा सकता है।